आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। पूर्व के वीडियो में आपने व्यवहारवाद का अर्थ और उदय के कारणों को पढ़ा। आज हम व्यवहारवाद की मान्यताएं या लक्षण, आलोचना और महत्व का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत प्रचलित और व्यापक हो गया है। हालांकि इसके अर्थ के संबंध में अभी भी दृष्टिकोण एक समान नहीं कहे जा सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात और 1960 के बीच में व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम, एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और सुधार आंदोलन के रूप में माना जाता रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड स्टन को कहा जा सकता है और उन्होंने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की मूल जो मान्यताएं थी उनका वर्णन किया है, जो कि आप स्टूडेंट्स यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणनीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता, उसी का हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नियमन। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्वों को ढूंढा जा सकता है। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसके आधार पर मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनको व्यक्त किया जा सकता है। यानी नियमों का निर्माण व्यवहारवाद की मूल्य मान्यता है। दूसरा आता है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में जब सामग्री को एकत्र किया जाता है तो उसे दोबारा जांचना और उसकी पुष्टि करना, यह सत्यापन कहलाता है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि उसके अंतर्गत जितनी भी एकत्र की हुई सामग्री होती है उसका सत्यापन कार्य किया जाता है। तीसरी मान्यता है तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने, उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध कभी भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो समस्यात्मक भी होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा सावधानी से शुद्ध किए जाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य के व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि तकनीकों को, ऐसी तकनीक के साधन जिनसे मनुष्य के व्यवहार का पर्यवेक्षण और विश्लेषण किया जा सके, उनको अपनाने की आवश्यकता पर व्यवहारवादियों ने बल दिया था। अगला है परिमाणनीकरण। उपलब्धियों का जो विवरण होता है, आधार सामग्री जो है उसको लेखबद्ध करने और उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन व परिमाणनीकरण पर जोर दिया गया है। मापन और परिमाणनीकरण का जो कार्य है वो उनके अपने लिए नहीं है, वरन प्रयोजनों के प्रकाश में ही किया जाना चाहिए। यानी किसी भी आधार सामग्री जो है उसको लेखबद्ध करने और उसमें स्पष्टता लाने के लिए उस सामग्री का परिमाणनीकरण किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है, मान्यता है मूल्य निर्धारण। सामान्य व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्यों की दृष्टि से हमेशा तटस्थ रहना चाहते थे, लेकिन जब हम नैतिक मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज़ का तो मूल्यों व आदर्शों का प्रयोग जो है वो आवश्यक होता है। इस संबंध में जो अपनाए गए मूल्य व आदर्श होते हैं वो उन्हें अध्ययनकर्ता के स्वयं के मूल्यों और आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं के जब मूल्यों को हम उन प्रयोगों पर थोपने का प्रयास करते हैं तो फिर उससे प्रयोग प्रभावित होते हैं और सही परिणाम नहीं आ पाता है। अगला है व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध, व्यवस्थाबद्ध होना चाहिए, यानी सिद्धांत और अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध तो ऐसे भाग माना जाना चाहिए जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी सिद्धांत को शोध से अलग नहीं किया जा सकता और शोध को सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ही क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए।
अगली मान्यता है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक उद्यम का उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध होता है। लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले आते हैं और एक ऐसा आधार उनके द्वारा प्रदान किया जाता है जिस पर समाज की महत्वपूर्ण जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी ज्ञान जो है वो विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धांतों की भी आवश्यकता होती है। सिद्धांत और विज्ञान जो हैं वो मिलकर ही किसी समस्या का व्यवहारिक रूप से समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली और अंतिम मान्यता है समग्रता। व्यवहारवादियों की एक मुख्य मान्यता यह भी रही कि समस्त जो मानव व्यवहार है ये एक पूर्ण इकाई है। इसका अध्ययन कभी भी अलग करके नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद ये मानता है कि मनुष्य के व्यवहार में एक मूलभूत एकता मौजूद होती है और इसी कारण समाज जो है वो विज्ञान के समीप देखा जा सकता है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जब करें तो केवल और केवल राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि अन्य पक्षों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवहारवादियों, उसमें भी मुख्य रूप से डेविड स्टर्न, जिन्हें व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है, उन्होंने व्यवहारवाद के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में कुछ मान्यताएं या लक्षण जो हैं वो प्रतिपादित किए, जिनका हमने अभी अध्ययन किया। व्यवहारवाद, जिसका हमने विभिन्न मान्यताओं के आधार पर अध्ययन किया, इसमें भी बहुत सारी कमियां थीं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दों की अधिकता। व्यवहारवाद को अगर हम देखें तो इसमें बड़ी ही अपरिचित सी शब्दावलियां हैं, नए नए संप्रत्यय हैं, शुष्क वाक्यों में रचनाएं की गई हैं जिसकी आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस तरीके से शब्दावली का प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारवाद जो है वो वास्तव में कुछ नहीं है, केवल और केवल शब्दों का आडंबर है। जिस तरह वकील निरर्थक सी दलीलें देते हैं, उसी तरह से आधुनिक विद्वान जो हैं वो केवल व्यवहारवाद में शब्द जाल के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो राजनीति विज्ञान है उसकी आत्मा पर आघात होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें व्यवहारवाद के संदर्भ में तो केवल और केवल नए नए शब्दों का भंडार जो है वो व्यवहारवाद में देखा जा सकता है। दूसरी आलोचना है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारवादी मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं, क्योंकि व्यवहारवादी नियमितताओं पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और मनुष्य के व्यवहार में नियमितता को नहीं देखा जा सकता। आज व्यक्ति किसी मुद्दे पर कोई सोच रखता है तो कल हो सकता है उसकी सोच में परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार से इस मनुष्य के जिस राजनीतिक व्यवहार की धारणा की गई है वो अपने आप में गलत है। अगली आलोचना है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में देखे जा सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस बात को सर्वथा भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान में अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य जो हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा जटिल हैं, अत्यधिक परिवर्तनशील हैं। न तो उनकी हर धारणा का मापन किया जा सकता है और न ही सत्यापन। तो इस कारण से उन्हें प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समान नहीं समझा जा सकता। प्राकृतिक विज्ञानों में एक स्थिरता होती है कि जैसे कोई प्रयोग करेंगे तो उस चीज़ का मापन संभव हो सकता है, लेकिन मनुष्य के व्यवहार का किसी भी प्रकार से मापन संभव नहीं है। अगली आलोचना है पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्र करने में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि वे महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर महत्व डालना ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कार या
प्रश्नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी राजनीतिक घटना है या समस्या है, अब हम उसके लिए साक्षात्कार करें या प्रश्नावली करें तो उस समस्या का कोई समाधान न तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है और न ही उसका कोई समाधान किया जा सकता है। अगली आलोचना है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता की बात कही है, जबकि पूर्ण मूल्य निरपेक्षता को अपनाना संभव ही नहीं है। अनुसंधानकर्ता के जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष को प्रभावित करते हैं। जब भी कोई शोधकर्ता अपने शोध को आरंभ करता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों और जिज्ञासाओं से भी प्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से पूर्ण मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। अगली आलोचना, बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध जो है वो अत्यधिक खर्चीला है। अमेरिका में व्यवहारवादी शोध के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे, क्योंकि इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और अपने आप में यह चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं, इसलिए इसे अपनाना संभव नहीं है। अगली आलोचना है अन्य पद्धतियों के महत्व की उपेक्षा। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक पद्धतियों पर इतना अधिक बल दिया कि उन्होंने अध्ययन की अन्य पद्धतियों को ही नकार दिया। केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमें अगर राजनीतिक चिंतन करना है तो इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, इन सब के माध्यम से ही हम किसी भी घटना पर अपना जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अन्य पद्धतियों के महत्व को भी नकारा गया है। अगली आलोचना है सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बड़े स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवादियों की एक समस्या जो है वो है कि सूक्ष्म विश्लेषण को बड़े स्तर पर लागू करने का प्रयास किया गया है। सूक्ष्म अध्ययन करके और उसके निष्कर्षों को वृहत आकार की इकाइयों पर लागू करने का प्रयास जो है वो हम अगर देखें तो उसे तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक गांव के थोड़े से मतदाता हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनका अध्ययन किया, फिर उसके जो निष्कर्ष निकाले गए उसको संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो वो वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कोई समस्या है और उस समस्या पर 20-25 लोगों का मत लिया और फिर उसके बाद उसे पूरे शहर पर लागू करने का प्रयास किया गया है, पूरे ज़िले पर लागू करने का प्रयास किया गया, तो अपने आप में यह सही नहीं कहा जा सकता, वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर हम देखें कि व्यवहारवाद जो कि एक क्रांति के रूप में आया, 1945 के बाद ये अस्तित्व में आया और राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप देने के संदर्भ में आया, तो हमने देखा कि अब राजनीति विज्ञान में केवल और केवल राज्य सरकार के अध्ययन पर बल नहीं दिया गया, वरन मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर मापन करने का प्रयास किया गया। हालांकि डेविड के द्वारा जो मान्यताएं दी गई उनकी आलोचना भी की गई और इसे अधिक शब्दावली और विशुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं माना गया, राजनीतिक व्यवहार की धारणा को गलत करके माना गया। इसमें मूल्य निरपेक्षता बताई गई जो कि संभव नहीं है, बहुत खर्चीली पद्धति माना गया। इस प्रकार से यह अपने आप में मुख्य रूप से इसकी जो आलोचना है वो की गई, लेकिन इसके बावजूद इसका अपना महत्व है। महत्व के बिंदुओं को हम 3 आधारों पर देख सकते हैं। व्यवहारवाद जो है वो केवल और केवल एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, वरन ये क्या है, यह राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का साधन है। व्यवहारवाद सुधार नहीं, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है और इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषाएं, नई पद्धतियां प्रदान करने की कोशिश की है। दूसरा जो इसका महत्व है, राजवैज्ञानिक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञानियों के दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाया है। अब तक जहां राजनीति विज्ञान में केवल राज्य सरकार के अध्ययन पर बल दिया गया, अब इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का, समाज का भी अध्ययन किया गया और अन्य समाज विज्ञानों का अध्ययन भी
किया गया। इस प्रकार से व्यवहारवाद जो है वो एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के रूप में उभर कर सामने आया। तीसरा जो महत्व का बिंदु है, राजनीति विज्ञान को यथार्थ स्वरूप प्रदान करना। राजनीति विज्ञान में अब तक क्या होता था, केवल और केवल मूल्य और आदर्शों पर ही बल दिया जाता रहा, लेकिन व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर भी लाने का प्रयास किया। इस बात पर बल दिया कि क्या है नहीं बल्कि क्या होना चाहिए। व्यवहारवाद ने केवल संस्थाओं के अध्ययन पर नहीं बल्कि उसके साथ साथ व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर भी बल दिया, और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। यानी अब केवल कल्पनाओं पर बल नहीं दिया गया बल्कि उस कल्पना को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का एक प्रतीक कहा जा सकता है। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। हालांकि नई शोध पद्धतियों के आधार पर वे उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इन कमियों के बावजूद हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक जो गहन निद्रा में राजनीति विज्ञान था उससे जागृत किया है। अब केवल कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पर शोध का प्रयास किया गया है। नए आयामों को, नई तकनीकों को विकसित करने का प्रयास किया गया है।